गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे प्रोज के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, के पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लॉस्ट स्प्रिंग के हिंदी एक्सप्लेनेशन को, साथ ही साथ इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स को, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया था। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपने लॉन्ग आंसर्स को, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर्स को समझने वाले हैं हिंदी अनुवाद के साथ। तो बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को हम लोग समझेंगे, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चैनल पढ़ रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से आप तैयारी करके इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स पा सकें। डियर फ्रेंड्स, आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, यही से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2022 में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो पूरा फोकस्ड होकर ध्यान देकर यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज शानदार क्लास का। देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर है हमारे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड, ठीक, यानी 150 शब्दों से ज़्यादा में हमें इसके उत्तर को नहीं देना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हु वाज साहब, यानी साहब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। वह क्या स्थिति थी, ठीक है। प्लाइट माने होती है स्थिति, ठीक। दैट कंपेल्ड, कंपेल्ड माने होता है मजबूर करना। तो व्हाट वाज द प्लाइट यानी वह कौन सी स्थिति थी, दैट कंपेल्ड यानी जिसने मजबूर कर दिया, हिम यानी उसे, टू वंडर यानी भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली की गलियों में, फॉर रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनने के लिए। यानी वह कौन सी स्थिति थी, ठीक है, जिसने उसे दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो हम इसके आंसर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर साहब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वॉज अ यंग बॉय वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स। साहब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, साहब जो था, ठीक, वो कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंधित था। वॉज अ यंग बॉय, एक छोटा बच्चा था। वंडरिंग इन द स्ट्रीट यानी जो गलियों में घूमता रहता था, अब दिल्ली यानी दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए दे वर द स्क्वेटर फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, ठीक है, व्हेयर द स्टॉर्म्स हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम्स। दे वर यानी वे थे, द स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स मतलब होता है शरणार्थी, फ्रॉम ढाका यानी वे ढाका से आए हुए शरणार्थी थे, बांग्लादेश के ढाका से आए हुए। व्हेयर, ठीक, यानी जहाँ, द स्टॉर्म्स यानी तूफानों ने, हैज डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, देयर ग्रीन फील्ड एंड होम्स उनके हरे भरे खेतों को और उनके घरों को। दे वर यानी वे थे, सो पुअर यानी इतने गरीब, दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब थे कि वे विद्यालय भी नहीं जा सकते थे। डियर पेरेंट यानी उनके माता पिता, वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके माता पिता, ठीक है, रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनने पर निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवहुड, ठीक है, लिवहुड मतलब होता है जीविका, ठीक है, ओनली फॉर देयर लिवहुड यानी केवल उनकी जीविका के लिए। एंड अनेबल टू बियर, बियर मतलब होता है सहना, तो अनेबल मतलब असमर्थ थे, टू बियर यानी सहने में, एनी अदर यानी कोई अन्य, एक्सपेंस मतलब खर्च, तो कोई अन्य खर्च सहने में असमर्थ थे, एक्सेप्ट फूडिंग यानी केवल भोजन के अलावा। इन टोटल, ठीक है, इन टोटल यानी कुल मिलाकर, देयर पोवर्टी यानी उनकी गरीबी, वॉज यानी थी, द प्लाइट, ठीक, द प्लाइट दैट कंपेल, कुल मिलाकर उनकी गरीबी वह स्थिति थी, दैट कंपेल जिसने मजबूर कर दिया साहब को, ठीक, एंड अदर्स लाइक हिम और उनके जैसे अन्य लड़कों को, टू वंडर यानी भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट यानी गलियों में, ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग यानी दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन वो फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चिल्ड्रेन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज। चिल्ड्रेन यानी वो बच्चे, लाइक जैसे साहब, ठीक, साहब के जैसे बच्चे, ऑफन यानी अक्सर, गो यानी जाते हैं, फॉर प्राइवेट जॉब प्राइवेट नौकरी के लिए, इन वेरी स्मॉल एज बहुत ही छोटी उम्रों में। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, ठीक है, क्या यही उनका अंतिम लक्ष्य है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, ठीक,
इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है, कैसे पार पाया जा सकता है? इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। चिल्ड्रेन यानी वो बच्चे, लाइक साहब, साहब के जैसे बच्चे ऑफन अक्सर स्टार्ट टू डू यानी करना शुरू कर देते हैं द जॉब यानी नौकरी इन वेरी स्मॉल एज। साहब के जैसे बच्चे बहुत ही कम उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं एंड और द ओनली रीज़न बिहाइंड इट इज़ देयर पुअर्टी। एंड द ओनली रीजन, और इसके पीछे केवल एक कारण है, ठीक है, बिहाइंड, इसके पीछे, इट इज़ देयर पोवर्टी, या उनकी गरीबी है। पोवर्टी मतलब होता है गरीबी। देयर पेरेंट यानी उनके माता पिता हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट। उनके माता पिता को पहले जीविका के लिए पैसे कमाना पड़ता है कि ठीक है, कैसे वो अपनी भोजन की व्यवस्था करें। देन तब दे कुड थिंक, फिर वे सोच सकते हैं फॉर एनी अदर एक्सपेंस, किसी अन्य खर्चे के लिए। समटाइम्स यानी कभी कभी दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ एंड रिमेन्स अनएजुकेटेड। समटाइम्स यानी कभी कभी दे फाइंड, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कभी कभी उन्हें एजुकेशन के महत्व का, नो वैल्यू यानी कोई महत्व नहीं समझते हैं, इन देयर लाइफ अपने जीवन में, एंड रिमेन्स अनएजुकेटेड और अशिक्षित रह जाते हैं। मोस्टली अधिकतर दिस बिकम्स, यह होता है देयर फाइनल डेस्टिनी, उनका अंतिम लक्ष्य, बिकॉज क्योंकि व्हेन दे एंगेज, ठीक, जब वे लग जाते हैं, देमसेल्व्स इन सच जॉब, जब वे स्वयं को ऐसे नौकरियों में लगा लेते हैं, वंस यानी एक बार, देन फिर इट सीम्स वेरी हार्ड, या बहुत ही, ठीक है, कठिन लगता है, एंड इम्पॉसिबल और असंभव लगता है, टू रन आउट ऑफ दोज यानी उनसे बाहर निकलना। सो इसीलिए टिल देयर एज, ठीक, उनकी उम्र तक, दे गॉट ट्रैप्ड, इसीलिए उनकी उम्र तक वे फंसा लिए जाते हैं, इन सच जॉब, ऐसे नौकरियों के जाल में, एंड डिप्रीव्ड ऑफ रियल एजुकेशन। डिप्रीव्ड मतलब होता है दूर रह जाना, और दूर रह जाते हैं ऑफ रियल एजुकेशन यानी वास्तविक शिक्षा से। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट। सच सिचुएशन यानी ऐसी स्थितियों से कैन बी ओनली ओवरकम, केवल जीता जा सकता है, बाय द कंबाइंड एफर्ट, संयुक्त प्रयासों के द्वारा, किसके किसके, ऑफ पेरेंट यानी माता पिता के, एंड गवर्नमेंट। ऐसी स्थितियों से केवल माता पिता और सरकार के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ही उबरा जा सकता है। एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ठीक। एवरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल हैव टू वर्क कॉमनली एंड डेडिकेटली टू फाइट विथ देयर इविल ऑफ सोसाइटी। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को, विल हैव टू वर्क कॉमनली, कॉमनली मतलब होता है सामान्य रूप से। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को, विल हैव टू वर्क यानी काम करना होगा, कॉमनली यानी सामान्य रूप से, एंड डेडिकेटली यानी समर्पण के भाव से, टू फाइट विथ दिस एविल ऑफ सोसाइटी, समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु वाज मुकेश यानी मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू, वह क्या करना चाहता था, इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किसका अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो समझते हैं हम। मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था। एंगेज इन बैंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने में लगा था। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशंस, उसका पूरा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व्ड यानी मतलब लगा हुआ था, इन ओनली बैंगल मेकिंग, केवल चूड़ियाँ बनाने में, यानी उसका पूरा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से केवल चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। सो इसीलिए नो पर्सन, कोई व्यक्ति, ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज, ठीक, इसीलिए ऐसे चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार का कोई भी मेंबर कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, स्वाभाविक रूप से किसी और कार्य के बारे में नहीं सोच सकता था। एज, ठीक, एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड यानी परिवार के व्यापार के कारण, ही हिमसेल्फ टू यानी उसे स्वयं भी, हैड टू डू यानी करना पड़ता था, द सेम वर्क यानी वही काम,
बट मुकेश, लेकिन मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो, लेकिन मुकेश कभी भी इसका अनुसरण नहीं करना चाहता था, दैट की ट्रेडिशन, ठीक। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, ठीक, जिसके लिए उसे बहुत ही बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन एंड मेंबर्स, उसे अपने परिवार के सदस्यों और अपनी परिवार के परंपरा के विरुद्ध जाना पड़ता। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, बिना सपोर्ट के उसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग एट्सेट्रा, उसे सीखने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। When the author asked him about his good, जब आथर ने यानी लेखिका ने उससे उसके लक्ष्य के बारे में पूछा, गुड मतलब यहाँ लक्ष्य है, ठीक है, उससे उसके लक्ष्य के बारे में पूछा, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक, उसने सीधे तौर पर, ठीक, मोटर मैकेनिक बनने के लिए कहा, मोटर मैकेनिक के लिए उत्तर दिया। What did the narrator notice in the locality where मुकेश lived, जहाँ मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने यानी लेखिका ने क्या अवलोकन किया। What was the condition, यानी क्या स्थिति थी, ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़िया बनाने वालों की क्या स्थिति थी। आंसर को समझते हैं। Where मुकेश lived, जहाँ मुकेश रहता था। There the narrator noticed, वहाँ लेखिका ने अवलोकन किया, a lot of things, काफ़ी चीज़ों का, एज जैसे, चिल्ड्रेन यानी बच्चों का, इलीगली यानी गैर कानूनी रूप से, वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, स्टिंकिंग चोक्ड लेंस विद गावेज। वहाँ पर नरेटर ने जो अवलोकन किया, जैसे चिल्ड्रेन यानी बच्चों का, इलीगली यानी गैर कानूनी रूप से, वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस यानी कांच की भट्टियों पर काम कराना, विथ हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पर, इन डिग्नी सेल्स यानी अंधेरे कोठरियों में, विदाउट एयर बिना हवा के, एंड लाइट और बिना प्रकाश के, स्टिंकिंग चोक्ड लेंस मतलब कूड़े से अटी पड़ी गलियां, ठीक, विद गार्बेज यानी कूड़े से, पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वोबली डोर्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर। पास्ट होम्स यानी पुराने घर, दैट रिमेन्स होबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल यानी जिनकी चटकी दीवारें, वोबली डोर यानी हिलते डुलते दरवाजे, ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी ह्यूमन यानी मनुष्य, एंड एनिमल यानी जानवर, लिविंग टुगेदर, ठीक, जानवर और मनुष्य एक साथ रह रहे थे। मुकेश हाउस यानी मुकेश का घर, विथ आ हाफ बुइल्ट शेक, ठीक, मुकेश का घर, अधबनी झोपड़ी, एंड मेनी अदर मिजरेबल थिंग्स और बहुत से अन्य दयनीय चीज़ों का अवलोकन किया। दियर यानी वहाँ, द नरेटर नोटिस्ड, वहाँ पर नरेटर ने यानी लेखिका ने नोटिस किया, दैट की द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स वाज वेरी पिटिएबल, कि चूड़िया बनाने वालों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत ही गरीब थे। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, यहाँ तक कि लंच करने के बाद यानी दोपहर का भोजन करने के बाद, देयर वॉज नो श्योरिटी ऑफ डिनर, ठीक है, कोई फिक्स नहीं था, कोई निश्चितता नहीं थी कि वो डिनर भी कर पाएंगे। द लेबर ऑफ बेंगल मेकर्स वाज वेरी हार्ड, ठीक है, जो चूड़िया बनाने वाले थे उनका परिश्रम बहुत ही कठिन था। व्हेयर एज देयर इनकम वाज टू लो, जहाँ उनका जो आय था, उनकी इनकम थी, उनकी कमाई थी, बहुत ही कम थी। दैट की दे वर अनेबल टू, वे अनेबल यानी असमर्थ थे, सेंड देयर चिल्ड्रेन, ठीक, वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ थे, टू द स्कूल यानी स्कूल भेजने में असमर्थ थे। दे वर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग विथ पोवर्टी, वो लगातार रूप से गरीबी से लड़ते रहे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के प्रत्येक अन्य घर, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में लगे हुए थे। इन एवरी अदर यार्ड्स, प्रत्येक अन्य आंगनों में, देयर फाइंड स्पायरल ऑफ बैंगल्स, प्रत्येक अन्य घरों में, ठीक है, चूड़ियों का गुच्छा मिलता था। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, ठीक, यहाँ तक कि जो मेकर्स यानी बनाने वाले थे
वे बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। व्हाट आर द रीजन्स यानी क्या कारण था, एक्सप्लेन विथ सजेशन सुझाव के साथ व्याख्या कीजिए, टू ओवरकम दिस सिचुएशन यानी इस स्थिति से पार पाने के लिए। इन इंडिया यानी भारत में फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंगल्स। भारत में फिरोजाबाद चूड़ियों का बहुत ही बड़ा उत्पादक है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक अन्य घर में इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री यानी चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक अन्य आंगनों में देयर फाइंड जहाँ पर मिलती हैं द स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के गुच्छे। आउट हॉट एंड आयरनी दैट दीज फैमिलीज ऑलवेज रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। हॉट एंड आयरनी यानी क्या विडम्बना है, दैट की दीज फैमिलीज यानी ये परिवार ऑलवेज रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन हमेशा दयनीय स्थिति में रहते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इसके पीछे जो कारण है, आर अ लॉट ऑफ मैनी वेज एज सिंस जनरेशंस दे हैव बीन एंगेज्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग। इसके पीछे जो कारण है, इन मेनी वेज कई तरीकों से, एज सिंस जनरेशन यानी कई पीढ़ियों से, दे हैव बीन एंगेज्ड वे लगे हुए हैं इन ओनली ट्रेड बैंगल मेकिंग केवल चूड़ी बनाने के व्यापार में। एंड नॉट सीन और नहीं देखा है, एनी अदर थिंग्स कोई अन्य वस्तु को, नेवर यानी कभी नहीं। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेड इसीलिए वे इस व्यापार पर पूर्णतया निर्भर हैं। व्हेन एवर दे थिंक जब भी वो सोचते हैं, और एफर्ट या प्रयास करते हैं, फॉर एनी अदर ट्रेड किसी अन्य व्यापार के लिए, दे आर स्टॉप्ड वे रोक दिए जाते हैं, एंड हाउल्ड अप और घसीटे जाते हैं, बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा, एंड अदर पर्सन और अन्य लोगों के द्वारा, लाइक मिडिल मैन यानी दलालों के द्वारा, साहूकार यानी साहूकारों के द्वारा, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के लागू करने वालों के द्वारा, द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों के द्वारा, एंड द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञों के द्वारा। देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म्ड बाय द कंबाइंड एफर्ट। रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो देयर कंडीशन यानी उनकी स्थिति को, कैन ओनली बी रिफॉर्म्ड केवल सुधारा जा सकता है, बाय द कंबाइंड एफर्ट यानी संयुक्त प्रयास द्वारा, ऑफ बैंगल मेकर्स यानी चूड़ियाँ बनाने वालों के द्वारा, एंड द गवर्नमेंट बोथ चूड़ियाँ बनाने वाले और गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, ठीक, दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा ही उनकी इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। देयर प्रोडक्ट्स उनके उत्पादों को, शुड बी गिवन यानी दिया जाना चाहिए, हॉलमार्क दिया जाना चाहिए, एंड केप्ट फ्री फ्रॉम टैक्सेस और टैक्स से फ्री कर देना चाहिए। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, टू सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचने के लिए, टू द कंपनीज यानी कंपनियों को, एंड द मेडिटोर्स मस्ट बी रिमूव्ड और जो मध्यस्थ हैं यानी दलाल हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इवन द गवर्नमेंट यहाँ तक कि सरकार को भी, कैन गिफ्ट्स यानी देना चाहिए सब्सिडी, ठीक, यहाँ तक कि सरकार को भी सब्सिडी देना चाहिए, एंड ईजी लो इंटरेस्ट और आसान, ठीक, कम ब्याज पर लोन भी देना चाहिए, टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट इज द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन दलालों का कुचक्र क्या है। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस देयर टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स, कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड अपने पूर्वजों के समय वे कैसे फंसे हुए हैं, क्या वे संगठित हो सकते हैं। इफ़ नॉट यदि नहीं, व्हाई यानी क्यों, एक्सप्लेन यानी व्याख्या कीजिए। इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन इज श्योरली वेरी विशियस, ठीक है। जो कुचक्र है दलालों का वो निश्चित रूप से ही बहुत ही बड़ा कुचक्र है। एक्चुअली वास्तव में व्हेनेवर जब कभी दीज बैंगल मेकर्स वास्तव में जब कभी भी ये चूड़ी बनाने वाले स्टेप आउट यानी बाहर निकलते हैं, टू कम फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने के लिए, फॉर एनी अदर वर्क किसी अन्य काम के लिए, दे आर हाउल्ड वे घसीटे जाते हैं, हाउल्ड अप यानी घसीटे जाते हैं, एंड स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन और पुलिसमैनों के द्वारा रोक दिए जाते हैं, एंड साहूकार और साहूकारों के द्वारा, मिडिल मैन यानी दलालों के द्वारा, एंड कीपर्स ऑफ लॉ और कानून के लागू करने वालों के द्वारा, एंड द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों के द्वारा, एंड द
पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञों के द्वारा। Whenever, जब कभी, दे इवन थिंक ऑफ एनी अदर ट्रेड, यहाँ तक कि जब कभी भी वे किसी अन्य व्यापार के बारे में सोचते भी हैं, देयर थिंकिंग एंड एबिलिटीज आर किल्ड, उनके विचारों और योग्यताओं क्षमताओं को मार दिया जाता है। एंड दिस विशियस सर्कल ऑफ सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी, और यह कुचक्र, समाज के सज्जन व्यक्तियों का यह कुचक्र, सीम्स यानी प्रतीत होता है, मोर पावरफुल यानी ज़्यादा ताकतवर, देन अ वेब ऑफ स्पाइडर यानी मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा ताकतवर प्रतीत होता है। दे हैव बीन ट्रेप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, ठीक, उन्होंने फंसाया है, ठीक, उन्होंने, दे हैव बीन ट्रेप्ड सिंस यानी उन्हें फंसा लिया गया है, सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स यानी उनके पूर्वजों के समय से ही, ड्यू टू द सेम रीज़न, ठीक, यानी उसी कारण के लिए, बिकॉज देयर लेगेसी उनकी विरासत इज बीइंग ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित होती रहती है, टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रत्येक अन्य पीढ़ी को, एंड ड्यू टू दिस नेचुरली फेल्ट एंड गिव्स लेगेसी, एंड ड्यू टू और जिसके कारण दिस यानी यह नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, फेल्ट एंड गिव्स लेगेसी, ठीक है, अपना लिए जाते हैं। द चाइल्ड एक्सेप्ट और बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, इट यानी इसे, वेरी ऑर्डिनरीली बहुत ही साधारणतया, दे कैन नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड सो ईजिली, ठीक, वे, दे कैन नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड, वे कभी भी संयुक्त नहीं हो सकते, सो ईजिली यानी इतनी आसानी से, बिकॉज क्योंकि, द मिडिल मैन यानी दलाल, एंड अदर्स और अन्य, डू नॉट लेट देम ऑर्गेनाइज, उन्हें संयुक्त नहीं होने देंगे, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर ओन ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रीड यानी उनके स्वयं के लालच और स्वार्थीपन के कारण, दीज सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी थिंक्स ओनली देमसेल्व्स, दीज यानी ये, सो कॉल्ड कहलाते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के, थिंग्स जो सोचते हैं, ओनली फॉर देमसेल्व्स यानी जो स्वयं के लिए सोचते हैं, एंड डू द फेक प्रॉमिस और झूठे वादे करते हैं, शोइंग द फॉल्स सिंपैथी, ठीक है, यानी गलत हमदर्दी दिखाते हुए, सो इसीलिए दियर रिफॉर्म्स, इसलिए उनका सुधार, रिमेन्स रहता है, अ चैलेंज एक चुनौती, फॉर देम यानी उनके लिए, इसलिए उनका सुधार उनके लिए एक चुनौती रहता है, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए भी। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी विक्रेताओं से मुकेश कैसे भिन्न था। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए इसे सीरियसली ले, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अभी आपके ग्रुप में आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप वहाँ से इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की ओर। देखिए, मुकेश एटीट्यूड टू ही सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक, यानी मुकेश का जो रुख था, ठीक है, टू ही सिचुएशन यानी उसकी स्थिति के प्रति, इज डिफरेंट यानी अलग था, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, ठीक, जो उसके फैमिली का रुख था, यानी मुकेश का रुख अपने परिवार के रुख से उस सिचुएशन के प्रति अलग था, बिकॉज क्योंकि ही इज डिटरमाइंड, क्योंकि वह संकल्पित था, ठीक, दृढ़ संकल्पित था, टू बिकम यानी बनने के लिए, अ कार मैकेनिक, एक कार का मैकेनिक बनने के लिए, हिज फादर यानी उसके पिता, अ बैंगल मेकर एक चूड़ी बनाने वाले थे, कुड नॉट डू एनीथिंग कुछ भी नहीं कर सके, फॉर हिज फैमिली यानी उसके परिवार के लिए, एक्सेप्ट टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने की कला को सिखाने के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश एक लक्ष्य वाला व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स वह चाहता था, टू ब्रेकिंग यानी तोड़ना, ही वांट्स वह चाहता था, टू ब्रेकिंग फ्री तोड़कर स्वतंत्र होना, फ्रॉम द विशियस वेब यानी उस कुचक्र जाल को, ऑफ द जनरेशन यानी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों की, बीइंग इन्वॉल्व्ड
ठीक, जो लगे हुए हैं इन बैंगल मेकिंग यानी चूड़ी बनाने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसे हम लोगों ने देख लिया है इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे MCQ हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें हमें अपने ऑप्शन को चूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी जो सबसे सही अप्रोप्रिएट शब्द है उसे चुनिए, और फ्रेज या जो फ्रेज है उसे सही चुनिए। दैट बेस्ट कंप्लीट, जो सबसे अच्छी तरीक़ा से पूरी करती हो द सेंटेंस यानी वाक्य को, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव यानी दिए गए विकल्पों को, दिए गए विकल्पों में से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द नरेटर आस्क्ड यानी लेखिका ने पूछा वन रैग पिकर यानी एक कूड़ा बीनने वाले से। ठीक है, व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तो चप्पल्स कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। यहाँ पर देखते हैं माई इक्वेटेंस विद द रैग पिकर्स, माई इक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट। इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव यानी सीमापुरी की दिल्ली में कितने रैग पिकर्स रहते थे भैया, 10,000 से भी ज़्यादा। तो 10,000 यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट। और यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट यानी वे अपने टेंट वहाँ लगा लेते हैं, दैट बिकम जो बन जाता है क्या, ट्रांजिट होम। क्लियर, बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। साहब से, साहब कहता है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मैं कभी कभी 1 रुपया पाता हूँ, इवन आ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी पाता हूँ। तो 10 रुपी कहाँ है भैया, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। एंड 6 देखिए, एट मिल्क बूथ यानी दूध की दुकान पर साहब वॉज पेड यानी साहब को दूध की दुकान पर कितने रुपए मिलते थे, 800 रुपये। कहाँ है 800 रुपया, ये देखिए ऑप्शन थर्ड इज राइट। एंड यहाँ पर देखिए हमारा 7th क्वेश्चन है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक अन्य परिवार इज इंगेज्ड यानी किसमें लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स यानी ऑप्शन फोर्थ इज राइट। एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अबाउट चिल्ड्रन वर्क डे और नाइट इन द ग्लास फर्नेस यानी कांच की भट्टियों पर दिन रात उच्च तापमान पर कितने बच्चे काम करते थे, 20,000। 20,000 कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन सेकंड इज राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एज कस्टम डिमांड जैसा कि रीति है, ठीक, डॉटर इन लॉ यानी बहुएं, मस्ट बील दियर यानी अपने घूंघट को रखना चाहिए कहाँ पर, अपने फेसेस यानी चेहरों पर, बिफोर द मेल इंडर्स यानी बड़े पुरुषों के सामने। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, कहाँ है सुहाग, ऑप्शन 1 इज राइट। तो जो बैंगल है ये प्रतीक है किसका, भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप लोग जब PDF मिलेगा आपको तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। 11 को देखते हैं, द नरेटर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मेन, जो लेखिका हैं उन्होंने एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। एंड 12 क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लीडर यानी उन्होंने क्या कहा था कि हमारे बीच कोई लीडर नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। और यहाँ पर जो हमारा 13th है, आई वॉन्ट टू बी आ मोटर मैकेनिक, मुकेश रिपीट्स यानी मुकेश दोहराता है, तो मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था या कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा अपने लॉन्ग आंसर्स को, साथ ही साथ जो हमारे MCQ हैं, ठीक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि प्रोज का हमारा था द लास्ट लेसन, और चैप्टर नंबर सेकंड जो कि था हमारा लास्ट स्प्रिंग, इन दोनों चैप्टर्स में, साथ ही साथ इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स और MCQ में कोई भी, मतलब इन दोनों चैप्टर्स में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं बचा होगा। और कोई भी डाउट अगर हो आपको तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट बचा ही नहीं होगा। और आप जो PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भैया याद कर लीजिए और
बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर मेरे बताए हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखते हैं, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करते हैं, तो आपको 95 प्लस पाने से कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की क्लासेस टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM। तो मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने प्रोज के चैप्टर नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आ रहा हो, कोई गलती हो रही है मुझसे, ठीक है, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें, और दोस्तों को बताते रहें कि नारायण इंस्टीट्यूट पर इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, तो वो भी आएँ और क्लासेस को अटेंड करके 95 प्लस मार्क्स पाएँ आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। Till then, keep learning, keep watching, keep improving yourself. See you tomorrow. Good night to all of you, my friends.